के लिए कई जटिल मामले हैं। और जैसे ही ईशान अपने नए कब्जे वाले क्षेत्र में विभिन्न मामलों में व्यस्त था, विश्व आर्थिक समाचार पत्र के अध्यक्ष भी अपने क्षेत्र में लौट आए। विश्व आर्थिक समाचार पत्र संपूर्ण वन पीस विश्व पर एकाधिकार रखने वाली सबसे बड़ी समाचार एजेंसी। दुनिया की अनोखी भौगोलिक स्थिति और जलवायु के कारण समाचार पत्रों को पहुंचाने के लिए जहाजों पर निर्भर रहना अविश्वसनीय है। केवल विश्व आर्थिक समाचार पत्र, जो न्यूज को, जिसे न्यूज बर्ड्स भी कहा जाता है, को पालतू बना सकता है, दुनिया के सभी कोनों में तुरंत समाचार पत्र पहुंचा सकता है। इस दुनिया में लोग रोजमर्रा की घटनाओं से अवगत रहने के लिए लंबे समय से न्यूज बर्ड्स से समाचार पत्र प्राप्त करने के आदी रहे हैं। यही कारण है कि विश्व आर्थिक समाचार पत्र की स्थिति अडिग है। पूरी समाचार एजेंसी में हजारों लोग काम करते हैं। दुनिया भर में फैले पत्रकारों के अलावा संपादकों की एक विशाल टीम भी है। वे पत्रकारों द्वारा प्रतिदिन भेजे जाने वाले समाचारों के मसौदों को संकलित करने, उन्हें लगातार छांटने और तुलना करने, और अंत में सबसे मूल्यवान समाचारों का चयन करने के लिए जिम्मेदार हैं, जिन्हें टाइपसेट करके प्रिंटिंग प्रेस के कर्मचारियों द्वारा मुद्रित किया जाता है। इसके बाद उतनी ही बड़ी संख्या में न्यूज बर्ड्स अखबार वितरित करते हैं। अकेले विश्व आर्थिक समाचार पत्र ही लाखों लोगों से जुड़ी एक उद्योग श्रृंखला को संचालित करता है। इसे एक विशाल मीडिया साम्राज्य कहा जा सकता है। यहां तक कि विश्व सरकार भी उन पर सीमित निगरानी और नियंत्रण ही रख सकती है, उन्हें पूरी तरह से समझने में असमर्थ। वर्ल्ड इकोनॉमिक न्यूज पेपर के अध्यक्ष के रूप में मॉर्गन्स सिर्फ एक बड़े व्यक्ति से कहीं बढ़कर हैं। वे जहां भी जाएं, चाहे चार सम्राटों के क्षेत्र में हो या विश्व सरकार की पवित्र भूमि मैरीजॉयस में, वे एक अत्यंत सम्मानित अतिथि हैं। जब मॉर्गन्स होल केक आइलैंड से लौटे तो वे सीधे विश्व आर्थिक समाचार पत्र के मुख्यालय पहुंचे। रास्ते में उन्हें देखने वाले सभी कर्मचारियों ने उनका आदरपूर्वक अभिवादन किया, लेकिन मॉर्गन्स ने उन सबकी उपेक्षा की और सीधे अपने कार्यालय की ओर चल पड़े। हालांकि अपने कार्यालय में प्रवेश करने से पहले उन्हें अचानक कुछ याद आया और उन्होंने अपने सचिव को पुकारा, क्या कल की हेडलाइन तय हो गई है? मॉर्गन्स की तरह उनकी सचिव भी एक बड़े पक्षी जैसी दिखती थीं। दरअसल मॉर्गन्स और उनकी प्रजाति नई दुनिया में एक अपेक्षाकृत दुर्लभ प्रजाति है, पंखदार जनजाति। मिंक जनजाति की तरह, हालांकि वे मानव हैं, फिर भी उनमें पशु गुण मौजूद हैं। मॉर्गन्स की सचिव एक खूबसूरत पक्षी महिला थीं जिनके खूबसूरत पंख थे। उनके दुबले-पतले शरीर को देखते हुए वह निस्संदेह एक महिला थीं। मॉर्गन्स का सवाल सुनकर उन्होंने जल्दी से अपनी नोटबुक पलटी और जवाब दिया, हाँ मिस्टर मॉर्गन्स, शीर्षक तय हो गया है। यह बिल्कुल सनसनीखेज है। ओह, शीर्षक क्या है? मॉर्गन्स ने पूछा। पूर्व मरीन एडमिरल ब्लैक आर्म ज़ेफायर ने मरीन छोड़ दिया है और नियो मरीन्स नाम से एक नया समूह बनाया है। ऐसा संदेह है कि इसका संबंध विश्व सरकार द्वारा नवनियुक्त शिचिबुकाई बंटिया एकलव्य वेविल से है। सचिव की आंखें उत्साह से चमक उठीं। यह निश्चित रूप से बड़ी खबर है। यह मरीन विभाजन की शुरुआत हो सकती है। यह शीर्षक निश्चित रूप से पूरी दुनिया को चौंका देगा। मेरे पैर को झटका दो, मॉर्गन्स ने अचानक गाली दी। यह हेडलाइन हटाओ। क्या? सुंदर पक्षी सचिव चौंकी और जल्दी से पूछा, क्यों? क्यों? मिस्टर मॉर्गन्स, अगर यह खबर सुर्खी नहीं है तो बाकी खबरें भी सुर्खी के लायक नहीं हैं। मॉर्गन्स ने अपने हाथ में वीडियो डेन मुशी लहराते हुए कहा, क्योंकि मेरे पास इससे भी अधिक विस्फोटक खबर है। बोलने के बाद उन्होंने आगे कुछ नहीं बताया और सीधे निर्देश दिया,
हेडलाइन का स्थान कल के लिए खाली छोड़ दो। इस बार लेख मैं खुद लिखूंगा। इससे पहले कि सचिव कुछ प्रतिक्रिया दे पाते, उन्होंने अपने कार्यालय का दरवाजा जोर से बंद कर दिया और तेजी से लिखना शुरू कर दिया। बाहर छोड़ी गई सचिव कुछ देर तक स्तब्ध खड़ी रही, फिर आखिरकार उसे होश आया। वह जल्दी से प्रिंटिंग विभाग को यह बताने गई कि मुख्य समाचार बदल दिया जाएगा। जाते हुए भी वह अभी भी सदमे में थी, क्योंकि राष्ट्रपति मॉर्गन्स को व्यक्तिगत रूप से कोई लेख प्रस्तुत करते हुए बहुत समय हो गया था। मॉर्गन्स की ओर से ऐसी कौन सी विस्फोटक खबर इतनी ध्यान देने लायक थी? अगले दिन की हेडलाइन में अचानक बदलाव की खबर विश्व आर्थिक समाचार पत्र में तेजी से फैल गई, जिससे हड़कंप मच गया। सभी कर्मचारी यह अनुमान लगाने लगे कि मिस्टर मॉर्गन्स आखिर कौन सी खबर लेकर आए हैं। यह देखते हुए कि मिस्टर मॉर्गन बिग मा की चाय पार्टी का निमंत्रण प्राप्त करने के बाद होलकेक आइलैंड से लौटे थे, लगभग सभी ने अनुमान लगाया कि क्या बिग मा पायरेट्स के साथ कुछ हुआ था। खुशकिस्मती से उन्हें ज्यादा इंतजार नहीं करना पड़ा। मॉर्गन्स ने जल्दी से अपना लेख पूरा किया और आगे बढ़ा दिया। समाचार का मसौदा प्राप्त करने वाले पहले संपादक ने शीर्षक पर नजर डाली और वह हक्का बक्का रह गया। तभी अन्य जिज्ञासु संपादक देखने के लिए एकत्रित हुए और एक एक करके वे सभी दंग रह गए। उन्होंने देखा कि मॉर्गन्स के समाचार लेख का शीर्षक था बड़ी मां की हत्या, एक नए सम्राट का जन्म। कितना साधारण शीर्षक था, फिर भी इसे देखने वाला हर कोई दंग रह गया। इसमें निहित जानकारी वाकई बहुत ज्यादा थी। शीर्षक के शुरुआती सदमे से उबरने के बाद सभी ने जल्दी से मॉर्गन्स के लेख की सामग्री पढ़ी। विश्व सरकार की विश्व भर्ती से नवनियुक्त मरीन एडमिरल व्हाइट वुल्फ एरिस्टर होलकेक द्वीप पर मारे गए। अंडरवर्ल्ड के सबसे बड़े रेड लाइट डिस्ट्रिक्ट की रानी स्टूसी विश्व सरकार की खुफिया एजेंसी CP0 की सदस्य निकली। ड्रैगन हंटर पायरेट्स का बिग मा पायरेट्स से मुकाबला हुआ और पूर्व शिचिबुकाई ब्लैक ड्रैगन ईशान, जिस पर 1-2 अरब बेरीज का इनाम था, ने युद्ध के दौरान पूर्वियों को बिग मा को सीधे मार गिराया। मॉर्गन्स की पांडुलिपि में एक के बाद एक विस्फोटक खुलासे हुए, जिससे विश्व आर्थिक समाचार पत्र का पूरा स्टाफ इस हद तक स्तब्ध रह गया कि उनके मुंह से झाग निकलने लगा और वे बेहोश हो गए। कुछ बड़ा हुआ है। पांडुलिपि के पास से गुजरने वाला हर व्यक्ति कांपते हाथों और कांपती आवाज में यही कहता। इसके बाद समाचार एजेंसी का पूरा स्टाफ उत्तेजित हो गया और तुरंत कार्रवाई में जुट गया। जल्दी करो, तुरंत टाइप सेटिंग शुरू करो, सारी छुट्टियां रद्द, कल रिलीज करने की बात भूल जाओ, अभी खबर जारी करो, इसे एक जरूरी विशेष संस्करण बनाओ। कल के लिए निर्धारित सभी समाचार रद्द कर दिए गए हैं, अखबार में सिर्फ इस शीर्षक के लिए जगह होगी। सभी को सूचित करें कि इस अंक के लिए विज्ञापन शुल्क 3 गुना बढ़ा दिया गया है। क्या वे बढ़ती कीमतों से नाराज हैं? उन्हें बताइए कि वे इसे ले सकते हैं या छोड़ सकते हैं। बहुत से लोग इसमें शामिल होना चाहते हैं। हर जगह से सभी न्यूज बर्ड्स को वापस बुलाओ। भले ही वे थके हुए हों, उन्हें रात भर में यह खबर पहुंचानी ही होगी। विशाल समुद्र में एक समुद्री डाकू जहाज लहरों के साथ बह रहा था। चमकदार चांदनी में समुद्र असामान्य रूप से शांत और शांतिपूर्ण था और जहाज पर अधिकांश समुद्री डाकू पहले से ही सो रहे थे। मस्तूल पर पहरा दे रहा एक समुद्री डाकू अपनी एक कोशिकीय दूरबीन नीचे झुका, आलस से खिंचा और जम्हाई ली। ऐसी रातें हमेशा नींद का एहसास कराती हैं। जैसे ही चौकीदार ऊँघ रहा था, उसे अचानक एक फड़फड़ाहट की आवाज सुनाई दी। चौंककर उसकी नींद खुल गई। उसने ऊपर देखा तो एक न्यूज़कूप मस्तूल के किनारे पर उतरा था। चौकीदार क्षण भर के लिए स्तब्ध रह गया,
क्योंकि चांदनी में उसने स्पष्ट रूप से न्यूज़कू को अपना बैग थपथपाते और फिर उसकी ओर पंख फैलाते देखा। क्या? इसका क्या मतलब है? क्या ये जबरदस्ती अखबार बेचने का मामला है? चौकीदार ने आखिरकार जवाब दिया। हालांकि उसे जरा भी गुस्सा नहीं आया क्योंकि न्यूज़कू का व्यवहार बहुत ही अजीब था। रात में अखबार बांटते हुए किसी न्यूज़कू से उसका सामना पहली बार हुआ था। इतना ही नहीं, वह पक्षी बिना किसी के बुलाए जहाज पर उतर आया, जिससे उन्हें अखबार खरीदने पर मजबूर होना पड़ा। इस असामान्य व्यवहार से पहरेदार को तुरंत एहसास हुआ कि जरूर कोई बड़ी खबर आई होगी। बिना किसी हिचकिचाहट के उन्होंने जल्दी से एक 100 बेरी का सिक्का निकाला और उसे न्यूज़कू को दे दिया। हालांकि उनकी निराशा के लिए समाचारकू ने अपना सिर हिलाया, यह संकेत देते हुए कि यह पर्याप्त नहीं था। अरे, दाम फिर बढ़ गए। ठीक है, बर्दाश्त कर लूंगा। चौकीदार ने 2 और सिक्के निकाले, जिससे आखिरकार न्यूज़कू ने अखबार थमा दिया। यानी इस अखबार की कीमत 300 बेरीज थी। समाचार पत्र को उड़ता देख चौकीदार बड़बड़ाते हुए अखबार खोलने लगा और चांदनी रात में पढ़ने लगा। अगर यह खबर 300 बेरीज के लायक नहीं है, तो अगली बार जब मैं न्यूज़कू देखूंगा तो मैं एक को पकड़ लूंगा और उसे भून लूंगा, उसने सोचा। हालांकि जब उसने शीर्षक देखा तो वह एकदम से दंग रह गया। जल्दी जल्दी अखबार पलटने के बाद वह जोर से चीखा और अखबार को पकड़े हुए लड़खड़ाकर मस्तूल से नीचे लुढ़क गया। हड़बड़ी में वह हवा में ही गिर पड़ा और जोरदार आवाज के साथ डेक पर गिरा। डेक के नीचे सो रहे समुद्री डाकू अचानक हुई आवाज से चौंककर जाग गए। यह सोचकर कि उन पर हमला हो रहा है, वे अपनी चारपाइयों से बाहर निकले, हथियार उठाए और चिल्लाते हुए बाहर भागे। लेकिन जब वे डेक पर पहुंचे तो उन्हें किसी दुश्मन का कोई निशान नहीं मिला, केवल उनका चौकीदार अपनी मुड़ी हुई पीठ के कारण दर्द से कराह रहा था। आखिर हो क्या रहा है? समुद्री लुटेरों ने गुस्से से पूछा। आधी रात को अगर कोई जाग जाए तो कोई भी परेशान हो जाएगा। घायल चौकीदार केवल कांपते हुए हाथ में अखबार उनकी ओर बढ़ा सका। उस रात न्यूज़कूज के असामान्य व्यवहार से अनगिनत लोग नींद से जाग गए। यहाँ तक कि घर में सो रहे लोगों को भी न्यूज़कूज के दरवाजे खटखटाने की आवाज ने जगा दिया, जिससे वे महंगे विशेष संस्करण वाले अखबार खरीदने के लिए प्रेरित हुए। और एक बार जागने के बाद, समाचार देखने के बाद, अधिकांश लोग फिर सो नहीं सके। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे वे किसी सपने में हों। कल सब कुछ ठीक था और एक रात सोने के बाद कोई उन्हें बता रहा है कि दुनिया बदल गई है। खासकर नई दुनिया में रहने वालों के मन में चारों सम्राटों के नाम गहराई से बैठ गए थे। वे चारों सम्राटों को लाल बालों वाले शरद, सफेद दाढ़ी वाले कार्तिक और बड़ी मां के साथ जोड़ने के आदी थे। लेकिन अब कोई उन्हें बता रहा था कि अनुभवी 4 सम्राटों में से एक को पूर्व शिचिबुकाई काले ड्रैगन ईशान ने उखाड़ फेंका है। क्या मैं अभी भी सपना देख रहा हूं? अनगिनत लोगों ने खुद से पूछा। हालांकि वे समझ गए कि अखबार में छपी खबर झूठी नहीं होगी, खासकर जब उसके साथ इतनी स्पष्ट तस्वीरें हों। बड़ी मां का विशाल शरीर कई लोगों को पहचान में आ गया। उन्होंने उसकी छाती में खून का एक बड़ा सा छेद देखा। हालांकि उन्हें समझ नहीं आया कि बड़ी मां नग्न क्यों थीं, लेकिन एक नजर डालने के बाद उन्हें एहसास हुआ कि वह सचमुच मर चुकी थीं। इसलिए लोगों की नजरें ईशान की तस्वीर पर टिक गईं। मॉर्गन्स की फोटोग्राफी काबिले तारीफ थी। सिर्फ एक तस्वीर से उन्होंने ईशान की भयावह उपस्थिति हर किसी को दिखा दी। फोटो देखने के बाद अनगिनत डरपोक लोग डर से कांपने लगे, सो नहीं पाए और बुरे सपने देखने लगे। ईशान की छवि को देखकर
कई श्रद्धालु भय से घुटनों के बल गिर पड़े और धीरे से प्रार्थना करने लगे। सिर्फ एक अखबार से ही ईशान की राक्षसी छवि लोगों के मन में गहराई से बैठ गई थी। पहले विश्व सरकार के प्रचार में चारों सम्राट आतंक के पर्याय थे। अब नए सम्राट ईशान का भय बाकी तीनों से भी ज्यादा गहरा लग रहा था। लेकिन वह बाकी तीनों सम्राटों से बहुत छोटा था। इसका मतलब था कि उसके पास अभी भी आगे बढ़ने की गुंजाइश थी, उसकी ताकत अभी चरम पर नहीं पहुंची थी। शायद भविष्य में वह सबसे शक्तिशाली सम्राट बन जाए, या शायद रघुनाथ देशमुख के बाद वह नया समुद्री डाकू राजा बन जाए। जब भी लोग इस बारे में सोचते, उन्हें असहायता और निराशा का एहसास होता। यह एक शक्तिशाली शत्रु है जिसे हमने स्वयं विकसित किया है। मैरीजायस की पवित्र भूमि में विश्व सरकार का मुख्यालय अभी भी जगमगा रहा था। सर्वोच्च अधिकारी 5 बुजुर्ग अब चैन से नहीं रह पा रहे थे। वे हॉल में इकट्ठा हुए, मेज पर रखे अखबार को घूर रहे थे और उनके सिर में तेज दर्द हो रहा था। किसी को उम्मीद नहीं थी कि ईशान अचानक बड़ी मां को मार देगा और सम्राट के पद पर आसीन हो जाएगा। पांचों बुजुर्गों के मन में ईशान अब भी वही युवक था जिसने शिचिबुकाई उपाधि के बदले में एक दिव्य ड्रैगन की पहचान चिप का इस्तेमाल किया था। हालांकि उसने व्हाइट बर्ड पायरेट्स को न्यू एड युद्ध की लड़ाई जीतने में मदद की थी, फिर भी उसके बारे में उनकी धारणा में कोई खास बदलाव नहीं आया था। आखिरकार वे ईशान से कभी व्यक्तिगत रूप से मिले ही नहीं थे। उसके बारे में उनके सारे फैसले संकलित खुफिया रिपोर्टों पर आधारित थे। क्योंकि ईशान ने शिचिबुकाई उपाधि प्राप्त करने के लिए उन्हें पहचान चिप के साथ ब्लैकमेल किया था, पांचों बुजुर्गों का मानना था कि वह अभी भी नौसेना से भयभीत था और उसके पास खुद को बचाने के लिए ऐसे तरीकों का उपयोग करने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। विडंबना यह है कि जब सेनगोकू अभी भी फ्लीट एडमिरल था, तब उसने ईशान को शिचिबुकाई बनाने का कड़ा विरोध किया था। इसके बजाय दिव्य ड्रैगन के बारे में चिंतित 5 बुजुर्गों ने सेनगोकू की आपत्तियों को नजरअंदाज कर दिया और ईशान के साथ एक समझौता कर लिया और चिप के बदले उपाधि ले ली। इसी वजह से ईशान को अपनी सांसें संभालने का मौका मिला, अपनी ताकत बढ़ाने का मौका मिला और वह लगातार आगे बढ़ता रहा। अब उसने सचमुच बिग मां को हरा दिया था और एक नया सम्राट बन गया था। अगर हमें पता होता कि ऐसा होगा, तो हमें उस समय समझौता नहीं करना चाहिए था। हमें उसे ढूंढने के लिए लगातार एडमिरल भेजने चाहिए थे। पांचों बुजुर्गों को अब अपने पिछले फैसलों पर गहरा पछतावा हो रहा था। अगर हमने उसे उसी समय पूरी ताकत से खत्म कर दिया होता, तो अब यह सब कुछ नहीं होता। उनकी हताशा बेवजह नहीं थी। आम तौर पर ईशान का नया सम्राट बनना कोई बड़ी बात नहीं होती। अगर वह उठता तो बिग मां गिर जाती। विश्व सरकार के लिए यह बस एक प्रतिस्थापन था, सम्राटों की संख्या 4 ही रही। लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि यह खबर ऐसे महत्वपूर्ण समय पर सामने आई। इससे पहले विश्व सरकार और नौसेना ने एरेस्ट द्वारा पकड़े गए एकलव्य वेविल और गिल्ड टेसोरो को प्राप्त किया था। टेसोरो अब किसी काम का नहीं था, लेकिन एकलव्य वेविल अलग था। विश्व सरकार और नौसेना ने उसकी अपार क्षमता को पहचान लिया था। वह न केवल व्हाइटबियर्ड जैसा दिखता था, बल्कि उसकी ताकत भी जबरदस्त थी। खास बात यह थी कि वह सरल स्वभाव का था। बैकिन के नियंत्रण के बिना उसे कुछ लाभ देने से वह उनके लिए काम करने को तैयार हो जाता। विश्व सरकार और नौसेना की नज़र में वह आदर्श शिचिबुकाई थे, एक शिचिबुकाई जो पूरी तरह से उनके नियंत्रण में था। इसलिए यह जानते हुए भी कि एकलव्य वेविल एडमिरल ब्लैक आर्म ज़ेफिर का दुश्मन था, फिर भी उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के उसे शिचिबुकाई के रूप में नियुक्त किया, जिससे गंभीर रूप से रिक्त पद भर गए।
हालांकि उन्होंने यह अनुमान नहीं लगाया था कि ज़ेफिर की प्रतिक्रिया उनकी उम्मीदों से अधिक होगी। शुरुआत में उन्हें लगा कि ज़ेफिर जैसा व्यक्ति जिसने पूरी जिंदगी नौसेना में सेवा की है, अपमानित महसूस करने पर भी उनके खिलाफ नहीं जाएगा। उन्हें लगा कि वे उसकी भरपाई किसी और तरीके से कर सकते हैं। लेकिन अप्रत्याशित रूप से ज़ेफिर इस बार इतना दृढ़ था कि उसने सीधे विश्व सरकार और नौसेना छोड़ दी। उन्होंने न केवल नौसेना छोड़ दी, बल्कि उन्होंने स्वयं द्वारा गठित की गई पूरी समुद्री डाकू गुरिल्ला इकाई को भी अपने साथ ले लिया। पांचों बुजुर्ग भूल गए थे कि ज़ेफिर के जाने से पहले उन्होंने अकैनू को आगे बढ़ाने के लिए आओकिजी को बाहर कर दिया था। इस मिसाल के साथ ज़ेफिर ने निर्णायक रूप से प्रस्थान किया। यह मूलतः एक श्रृंखलाबद्ध प्रतिक्रिया थी। अब हालात और भी बदतर हो गए थे। ज़ेफायर ने नौसेना छोड़ दी और ईशान सम्राट बन गया, जिसने सीधे उनके नए भर्ती हुए एडमिरल एरेस्ट को मार डाला। इसका मतलब था कि नौसेना ने एक साथ 2 एडमिरल खो दिए थे। हालांकि अकैनू के प्रस्ताव के अनुसार नौसेना ने एडमिरल पदों का विस्तार किया, लेकिन वे जानते थे कि अकैनू को वास्तव में इसके लिए मजबूर किया गया था। जिन उम्मीदवारों को वे तैयार कर रहे थे, मोमोसागी, गियोन और चाटन टोकिकाके, उनमें अभी भी कमजोरी थी। उन्हें उम्मीद थी कि विश्व भर्ती नौसेना मुख्यालय को और मजबूत युद्ध शक्ति प्रदान करेगी, इसीलिए उन्होंने यह योजना लागू की। लेकिन अब इस स्थिति में अकैनू के प्रयास पूरी तरह से व्यर्थ थे। नौसेना मुख्यालय की सर्वोच्च युद्ध शक्ति वापस वहीं पहुंच गई थी जहां से शुरू हुई थी, या पहले से भी बदतर। अब उनके पास सिर्फ मोमोसागी, चाटन, किजारू और अकैनू ही बचे थे। कुजान के जाने से निराश सेवानिवृत्त सेनगोकू और गोपाल ने साफ कह दिया था कि सेवानिवृत्ति के बाद वे नौसेना के मामलों में कोई दखल नहीं देंगे। ईशान ने ऐसा ही कदम उठाया, वह सम्राट के पद पर आसीन हो गया। लेकिन इस संक्रमणकालीन शून्यकाल में कौन जानता था कि कितने समुद्री डाकू समुद्र पार के इलाकों पर कब्जा कर लेंगे। क्या नौसेना को हस्तक्षेप करना चाहिए या नहीं? अगर उन्होंने किया तो क्या उनके पास पर्याप्त जनशक्ति और लड़ाकू क्षमता थी? यदि वे ऐसा नहीं करते तो नौसेना में जनता का विश्वास अब तक के सबसे निचले स्तर पर पहुंच जाएगा। पहले तो वे न्यू एड युद्ध हार गए, फिर कुजान और ज़ेफिर की लगातार हार। नौसेना की प्रतिष्ठा को भारी धक्का लगा था। अगर वे अपना पुराना गौरव वापस नहीं पा सके तो विश्व सरकार का शासन भी अस्थिर हो सकता है। इन विवरणों का ध्यानपूर्वक विश्लेषण करने पर पांचों बुजुर्गों को बहुत तेज सिरदर्द होने लगा। ईशान जानबूझकर उनका विरोध कर रहा था, बार बार उपद्रव मचा रहा था, और हर बार समय इतना सटीक था कि उन्हें खून की उल्टी आने लगी। अपनी दृष्टि घुमाकर पांचों बुजुर्गों ने अकैनू की ओर देखा, जो सम्मेलन कक्ष के एक कोने में हाथ जोड़े चुपचाप बैठा था। फ्लीट एडमिरल साकाजुकी, क्या आपने वर्तमान स्थिति को हल करने के बारे में सोचा है? हम पांचों बुजुर्गों का सवाल सुनकर अकैनू ने एक ठंडी हंसी निकाली। उसने अपनी लोहे की मुट्ठियां कसते हुए हाथ फैलाए। जैसे जैसे वे खुलती और बंद होती गईं, धातु की मुट्ठियों से चटकने की आवाज के साथ एक कर्कश घिसने जैसी आवाज निकली। उसने कहा, मैं क्या सोच रहा हूं? मैं क्या सोच सकता हूं? बोलने के बाद वह पीछे झुक गया। उसका पूरा शरीर उसके पीछे की कुर्सी पर टिका हुआ था, जिससे ऐसा लग रहा था कि उसे कोई परवाह नहीं है। अकैनू, यह कैसा रवैया है? उसके व्यवहार से स्वाभाविक रूप से पांचों बुजुर्ग नाराज हो गए, इसलिए उनमें से एक उसे डांटने से खुद को नहीं रोक सका। यह कैसा रवैया है? अकैनू अचानक सीधा हुआ, मुंह में सिगार लिए सिर झुकाते हुए व्यंग्यात्मक लहजे में बोला, जब तुमने अरेस्ट को सेलेस्टियल ड्रैगन की रक्षा के लिए ग्रैंड टेसोरो जाने का आदेश दिया था,
तब क्या तुमने मुझसे कभी सलाह ली थी? जब अरेस्ट ने ईशान का पीछा करते हुए होल केक द्वीप तक पहुंचाया था, तब किसी ने मुझे यह क्यों नहीं बताया कि योनको के आसपास सीपी एजेंट छिपे हुए थे? जितना ज्यादा वह बोलता गया, उतना ही ज्यादा गुस्सा आता गया। अकेनु खुद को रोक नहीं पाया और अपने लोहे के घूंसे को सामने की मेज पर पटकते हुए दहाड़ा, उस औरत स्टुसी को अरेस्ट से अकेले संपर्क करने और कार्रवाई करने की इजाजत किसने दी? अब देखो, तुम्हारे खुफिया एजेंट बेनकाब हो गए हैं, और यहाँ तक कि जिस मरीन एडमिरल को मैंने अभी अभी भर्ती किया था, वह भी मारा गया है। सीपी को जिम्मेदार ठहराने के बजाय तुम मुझसे पूछने आए हो कि मैं क्या सोचता हूँ। क्या तुम मुझ फ्लीट एडमिरल को कुछ समझते भी हो? इस बार अकेनु सचमुच बहुत गुस्से में था। जब से वह फ्लीट एडमिरल बना है, उसने देखा है कि विश्व सरकार अक्सर मरीन के मामलों में दखल देती है। शायद उन्हें लगता था कि अकेनु विश्व सरकार के समर्थन से ही सत्ता में आया है, इसलिए वे लगातार उसे दरकिनार करके सीधे मरीन को आदेश देते रहे। हालांकि मरीन में कई लोग अकेनु के पूर्ण न्याय दर्शन के समर्थक थे, लेकिन कुछ ऐसे भी थे जो उनके आदर्शों से असहमत थे। इसके अलावा, चूंकि उनके पास व्हाइटबर्ड समुद्री डाकुओं को हराने और आरव को मारने जैसी मूल ऐतिहासिक उपलब्धियां नहीं थीं, इसलिए फ्लीट एडमिरल के रूप में उनकी प्रतिष्ठा अपर्याप्त थी, जिससे उनके लिए मरीन पर पूर्ण नियंत्रण रखना असंभव हो गया। विश्व सरकार ऐसे आदेश जारी कर रही थी जो उनकी स्वीकृति के बिना भी मरीन को निर्देश दे सकते थे। इस स्थिति का सामना करते हुए अकायनु स्वाभाविक रूप से क्रोधित हो गया, इसलिए उसने इस बैठक का उपयोग सीधे तौर पर अपनी कुंठाओं को व्यक्त करने के लिए किया। पांचों बुजुर्गों को उम्मीद नहीं थी कि अकेनु अचानक भड़क उठेगा, और वे एक दूसरे को अवाक होकर देखते रहे। दरअसल विश्व सरकार को अरेस्ट के होल केक द्वीप जाने की जानकारी थी और उसने सक्रिय रूप से उसका साथ भी दिया था, अस्थायी रूप से उसके एडमिरल के रूप में भर्ती होने की खबर को दबा दिया था। उन्होंने शुरू में सोचा था कि अरेस्ट बिगमा का इस्तेमाल करके ईशान को खत्म करने के लिए होल केक द्वीप पर बिगमा और ईशान के बीच परेशानी खड़ी कर सकता है। लेकिन अंत में उन्होंने एक मुर्गी चुराने की कोशिश की, लेकिन उसे लुभाने के लिए इस्तेमाल किए गए चावल खो गए, अरेस्ट की मृत्यु हो गई, और इसके बजाय उन्होंने ईशान को योंको के पद पर आसीन होने में मदद की। शुरू में ईशान का बिगमा की जगह योंको बनना कोई बड़ी बात नहीं थी, लेकिन समस्या यह है कि अन्य योंको की तुलना में विश्व सरकार के प्रति ईशान की दुश्मनी बहुत स्पष्ट है। बाकी योंको चाहे कितने भी ताकतवर या बलवान क्यों न हो, कभी मैरी जियोइस की पवित्र भूमि पर अपनी नजर नहीं गड़ा पाए। सिर्फ ईशान ने ही एक बार मैरी जियोइस को आग लगा दी थी, जिससे वह सेलेस्टियल ड्रैगन्स के लिए एक बुरा सपना बन गया था। इस बार समाचार में जो तस्वीरें हैं, उस राक्षसी आकृति के साथ कौन जानता है कि कितने दिव्य ड्रैगन उससे और भी अधिक भयभीत हो जाएंगे। दिव्य ड्रैगन जो स्वयं को सृजनकर्ता मानते हैं, के लिए क्या देवताओं का शत्रु शैतान नहीं है? कौन जानता है कि ईशान का पूरा नाम क्या है, क्या उसमें भी डी है? पांचों बुजुर्गों को उसके जवाब से चुप होते देख अकेनु को एक खास संतुष्टि का एहसास हुआ। पांचों बुजुर्गों के ये बूढ़े क्या सचमुच सोचते हैं कि वे मैरी जियोइस में अपने 50,000 वर्ग मीटर के बंगले में बिना बाहर निकले बैठे बैठे दुनिया पर राज कर सकते हैं? क्या आपने कभी समुद्र में तूफान देखे हैं? क्या आपने कभी उत्पात मचाते समुद्री लुटेरों को देखा है? इस बार समुद्री मामलों में दखलंदाजी ने तुम्हें सबक सिखाया है, इस लिहाज से ईशान ने मुझ पर एहसान किया है। यह सोचकर अकेनु उठ खड़ा हुआ और सीधा चला गया। उसे इतनी परवाह नहीं थी, अरेस्ट की पहचान अखबारों में उजागर हो चुकी थी और अब मरीन्स का मनोबल डगमगा रहा था। उसने अभी तक अपने लोगों को भी शांत नहीं किया था,
तो पांचों बुजुर्गों की गंदगी साफ करने की उसे क्या पड़ी। तो अंत में सम्मेलन कक्ष में केवल 5 बुजुर्ग ही बचे। एक गर्मागरम बहस के बाद उन्होंने जो फैसला लिया वह थोड़ा चौंकाने वाला था, क्योंकि उनका निर्णय विश्व आर्थिक समाचार पत्र को जिम्मेदार ठहराने का था। उनके पास कोई चारा नहीं था, वे ईशान को नियंत्रित नहीं कर सकते थे, लेकिन विश्व आर्थिक समाचार पत्र ने उनकी अनुमति के बिना एरेस्ट की पहचान एक मरीन एडमिरल के रूप में उजागर कर दी थी, जिससे विश्व सरकार के लिए इस मामले को छिपाना या दबाना असंभव हो गया था। इसके अलावा समाचार में CP0 का भी जिक्र था, जिसे पांचों बुजुर्ग बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, क्योंकि जनता की नज़र में विश्व सरकार की खुफिया एजेंसी केवल सिफर पोल के नाम से जानी जाती थी। CP0 का कोई जिक्र नहीं था। हालांकि इस संगठन के बारे में अफवाहें थीं, लेकिन किसी की पुष्टि नहीं हुई थी। अब इसे अखबार में खुलेआम प्रकाशित करना इस गुप्त खुफिया संगठन के बारे में पूरी दुनिया को बताने के बराबर था। जैसे जैसे समय बीतता गया, आसमान धीरे धीरे साफ होता गया। नए दिन के आगमन के साथ न्यूज़ की उड़ान की दूरी बढ़ती गई, जिससे अखबार दूर दूर तक फैल गया। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के प्रमुख जहाज मोबी डिक पर व्हाइटबियर्ड ने अपने हाथों में छोटा सा दिखने वाला अखबार पकड़ा हुआ था, अपने होठों को सिकोड़ते हुए और ठंडी आवाज में कहा, वह बदमाश अब वास्तव में मेरे बराबरी पर खड़ा है। डेक से लगातार शोर आ रहा था, जिससे व्हाइटबियर्ड चिढ़ गया। वह जोर से चिल्लाया, मनीष, इतनी सुबह सुबह ये कैसा भोज कर रहे हो? हाँ हाँ पापा। मनीष ने अपना वाइन ग्लास उठाया और हंसते हुए कहा, यह जश्न है, जश्न। फिर वह पीछे मुड़ा, व्हाइटबर्ड पायरेट्स सदस्यों से भरे जहाज को देखकर, और जोर से चिल्लाया, क्या यह सही नहीं है? हाँ, व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के सदस्यों ने एक स्वर में उत्तर दिया। मनीष ने अपना वाइन ग्लास उठाया तो फिर, हमारे परिवार के लिए ईशान, हमारे गौरव के लिए ईशान, एक नए योंकों के जन्म के लिए चीयर्स, प्रोत्साहित करना, क्लैंग क्लैंग क्लैंग। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स के सदस्यों ने अपनी पूरी ताकत लगाते हुए, लगभग एक दूसरे के गिलास तोड़ने की इच्छा जताते हुए, फिर एक साथ दिल खोलकर पीने की आवाजें गूंज उठीं। हम बेवकूफ बेटों का झुंड, व्हाइटबियर्ड ने गर्व से कहा, मुझे बुलाए बिना दावत दे रहे हो? मेरी शराब की बोतल लाओ। व्हाइटबियर्ड पायरेट्स ईशान की उपलब्धि से बहुत खुश थे, इसलिए लोगों का एक समूह सुबह सुबह नशे में धुत हो गया। और जब वे नशे में धुत और धुंधले थे, तो आखिरकार किसी ने मुख्य मुद्दा उठाया। फूल तलवार विस्टा नशे में एक अखबार पकड़े काफी देर तक तस्वीर को घूरता रहा। उसने अपने होठों और मूंछों से शराब के दाग पोंछे, आंख मारते हुए कहा, दरअसल मुझे बहुत उत्सुकता हो रही है। बड़ी माँ नंगी क्यों हैं? उनके सारे कपड़े उतर गए हैं। उस बच्चे ईशान ने बड़ी माँ के साथ क्या किया? मॉर्गन्स बड़ी मुसीबत में पड़ सकते हैं। हालांकि उन्होंने अपनी रिपोर्ट में ईशान की निंदा नहीं की और पूरी घटना का सच सच वर्णन किया, लेकिन ईशान और बिग माँ के बीच लड़ाई एक स्काई आइलैंड पर हुई थी, जिसे बहुत कम लोगों ने देखा था। वे उस लड़ाई का विस्तार से वर्णन नहीं कर सके। और तो और ईशान बदकिस्मत था। अगर कोई और ब्लैक ड्रैगन वेव के तेज तापमान से झुलस जाता तो राख हो जाता। लेकिन चूंकि अग्नि बड़ी माँ के साथ थी, इसलिए सिर्फ उसके कपड़े ही जले। बिग माँ की मौत और एक नए योंकों के उद्भव को साबित करने के लिए मॉर्गन्स केवल उनकी लाश की एक तस्वीर ही दिखा सकते थे। लेकिन उनके पास बिग माँ की एकमात्र तस्वीर थी जिसमें उनके कपड़े जले हुए थे, चाहकर भी उन्हें कोई और तस्वीर नहीं मिल सकी। परिणामस्वरूप कई लोग ईशान और बड़ी माँ के बीच होने वाली अकथनीय चीजों की कल्पना करने लगे।
न केवल व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को गलतफहमी हुई, बल्कि शरद और तेजस को भी गलतफहमी हो गई। बिग मां के आतंक के किस्से तो फैले ही, साथ ही उनके रोमांटिक कारनामों के किस्से भी। 43 पति ये कोई भी आसानी से हासिल नहीं कर सकता। इसलिए जब ये पुराने कारनामे इस तस्वीर के साथ जुड़ जाते हैं, तो लोगों की कल्पनाओं को बेकाबू होने से रोकना नामुमकिन है। बेशक ईशान को जानने वाले ज्यादातर इस बात का मजाक उड़ाते थे। वे जानते थे कि ईशान के स्वभाव को देखते हुए उसके और बड़ी मां के बीच ऐसा कुछ होना नामुमकिन था। हालांकि जो लोग उसे अच्छी तरह से नहीं जानते थे, उनके मन में ईशान के प्रति डर और गहरा हो गया। पायरेट डिस्पैच कंपनी के बेस पर जोकर बंटी अखबार पकड़े हुए बेकाबू होकर कांप रहा था। शुरुआत में वह खुद के शिचिबुकाई बनने की खबर देखना चाहता था, लेकिन उसे ईशान के योंको बनने की खबर मिली। खैर, यह देखते हुए कि ईशान, जिसने ईस्ट ब्लू में बंटी को हराया था, योंको की स्थिति तक पहुंच गया था, बंटी को कोई आश्चर्य नहीं हुआ। हालांकि यह अचानक हुआ था, वह जानता था कि यह बस समय की बात है। हालांकि ईशान की राक्षस राजा जैसी दिखने वाली तस्वीर ने बंटी को उतना नहीं डराया जितना कि नग्न बड़ी मां ने डराया। यह तो बहुत भयानक है। उसने तो बड़ी मां जैसी विशालकाय महिला पर भी हमला कर दिया। क्या वह निडर हो गया है? कई सेंसर किए गए दृश्यों की कल्पना करने के बाद बंटी कांप उठा और उसने यह वाक्य कहा। मोजी और काबाजी, जो उसके पीछे चल रहे थे, उसके पीछे खड़े हो गए और उसकी बातें सुनकर तुरंत सहमति में सिर हिला दिया। अलविदा। मोहक कपड़े पहने, पास के सोफे पर बैठी, अपनी ठुड्डी को उदास भाव से टिकाए हुए। अगर मुझे पता होता कि उसे इसमें मजा आता है, तो मैं स्लिप फ्रूट नहीं खाती। शायद मैं किसी योंको से शादी कर लेती। उसके शब्दों से बंटी और अन्य लोग फिर से सिहर उठे। समुद्री डाकू डिस्पैच कंपनी के मुख्य सदस्य, जिनमें से अधिकांश कैदी थे जिन्हें ईशान ने इम्पेल डाउन से बचाया था, अखबार पकड़े हुए आपस में फुसफुसा रहे थे। हमें नहीं पता था कि बॉस ईशान की ऐसी पसंद है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि वह अधिक शक्तिशाली और अधिक विचित्र होता जा रहा है। क्या आपको लगता है कि हमें उसे उपहार के रूप में देने के लिए कुछ मोटी महिलाओं को इकट्ठा करना चाहिए? हाँ, अब वो योनको बन गया है। हम जिन्हें उसने बचाया था, उसे बधाई देने जाना चाहिए, है ना? लेकिन बात यह है कि चूंकि कैप्टन बंटी बॉस ईशान से इतना परिचित है, तो क्या यह हो सकता है कि वह भी इस प्रकार को पसंद करता हो? मुझे लगता है ये मुमकिन है। देखो, कैप्टन बंटी एक महान हस्ती हैं। न सिर्फ वो व्हाइट बियर्ड को जानते हैं, बल्कि अब उनके बॉस ईशान, एक नए योंको भी उनके दोस्त हैं। इतने शानदार इंसान के लिए कुछ खास शौक होना तो आम बात है। तो फिर क्यों न पहले हम कैप्टन बंटी के लिए कुछ इंतजाम करें? महान विचार। अपने मातहतों की फुसफुसाहट सुनकर बंटी की आंखों में आंसू आ गए। ऐसे विचारशील मातहतों का साथ पाना उसके लिए वाकई मुश्किल था। कई अन्य लोगों ने भी बंटी के विचारों को साझा किया। उनकी समझ में जो कोई योंको बन सकता है, उसमें कुछ न कुछ विचित्रताएं जरूर होनी चाहिए। जैसे शरद को शराब पीना पसंद है, व्हाइटबर्ड को बेटे गोद लेना पसंद है, कार्तिक को आत्महत्या की कोशिश करना पसंद है, और बड़ी मां को मिठाइयाँ और शादियां पसंद हैं। नए योंको ईशान में कुछ विलक्षणताएं होना स्वाभाविक है। हालांकि यह विचित्रता सभी योंको में सबसे भयानक हो सकती है। उसमें न सिर्फ शैतानी ताकत है, बल्कि उसका एक अजीबोगरीब शौक भी है। लोगों ने सोचा, इस नए योंको ईशान को उकसाया नहीं जाना चाहिए। खबर पढ़कर लोगों की कल्पनाएं बेकाबू हो गईं, लेकिन ईशान बेखबर था। हालांकि ड्रैगन हंटर पायरेट्स को अगले दिन अखबार मिल गया।
ईशान ने उसे बस एक नजर देखा। यह पक्का करने के बाद कि मॉर्गन्स ने कोई बकवास नहीं लिखी है, उसने उसे एक तरफ फेंक दिया। अब उसके पास इतने काम थे कि वह किसी और चीज के बारे में सोच ही नहीं पा रहा था। हालांकि उन्होंने होल केक द्वीप पर सफलतापूर्वक कब्जा कर लिया था, फिर भी टोट्टो लैंड के आसपास के द्वीपों पर बिग मा पायरेट्स के कई कट्टर सदस्य मौजूद थे। बिग मा के बच्चों के साथ भागने में असमर्थ वे डटे रहे। जब ईशान ने ड्रैगन हंटर पायरेट्स को इन क्षेत्रों पर कब्जा करने के लिए भेजा तो स्वाभाविक रूप से संघर्ष और लड़ाइयां होने लगीं। ईशान इन जिद्दी तत्वों पर दया नहीं दिखा सका और सीधे उनके उन्मूलन का आदेश दिया। इसलिए अगले दिनों में ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू और उनके सहयोगी जज के नेतृत्व में जर्मा समूह पूर्व टोट्टो लैंड क्षेत्रों को साफ करने और उन पर कब्जा करने में व्यस्त थे। ये मूल बिग मा पायरेट्स की संपत्तियां थीं, लेकिन केवल एक हिस्सा। होल केक द्वीप के आसपास के लगभग 30 द्वीप सीधे उनके नियंत्रण वाले क्षेत्र थे। नई दुनिया के बाहरी समुद्रों में भी कई अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित क्षेत्र थे। ये देश और द्वीप, चाहे बड़े हों या छोटे, अपनी सुरक्षा के लिए बिग मा पायरेट्स का झंडा फहराते थे। जैसे ही यह खबर फैली, इन देशों और द्वीपों को पता चला कि बिग मा समुद्री डाकू नष्ट हो गए हैं। वे घबरा गए और उन्होंने ईशान से मिलने के लिए होल केक द्वीप पर दूत भेजे। इसी वजह से बड़ी मां को रानी कहा जाता था। योंको के लिए समुद्र सम्राट कहना बिल्कुल भी गलत नहीं है। अब हजारों लोगों द्वारा पूजे जाने का अनुभव करने की बारी ईशान की थी। इन दूतों का उद्देश्य सरल था। वे ईशान से कभी नहीं मिले थे और न ही उसके स्वभाव से परिचित थे। उन्हें डर था कि कहीं वह भी बिग मा जैसा ही गुस्सैल स्वभाव का न हो। इसलिए ईशान से मिलते ही हर दूत के पहले शब्द एक जैसे थे। उन्होंने विनम्रता और सावधानी से उसे बताया कि ड्रैगन हंटर पायरेट्स के उदय की खबर मिलते ही उन्होंने बिग मा पायरेट्स का झंडा तुरंत उतार दिया था। वे ड्रैगन हंटर पायरेट्स का झंडा फहराने के लिए ईशान की अनुमति लेने आए थे। उन्होंने इस मामले को टालने की हिम्मत नहीं की। योंको का झंडा बिना इजाजत के यूं ही फहराया नहीं जा सकता। अनाधिकृत इस्तेमाल से योंको का कोपभाजन बनना पड़ सकता है। और जितनी देर वे अनुमति लेने में करेंगे, उतना ही उनका देश या द्वीप असुरक्षित होता जाएगा। अगर इस दौरान समुद्री लुटेरों ने हमला कर दिया, तो उनके पास मदद के लिए कोई नहीं होगा। इस कारण से उन्होंने ईशान को देने के लिए कई उपहार लाने में संकोच नहीं किया। सभी ड्रैगन हंटर समुद्री डाकू का झंडा वापस लेने के लिए। इस वजह से ईशान होल केक द्वीप के आसपास का इलाका साफ करने के बाद भी आराम नहीं कर पा रहा था। हर दिन वह होल केक द्वीप पर रहता था, जहां बड़ी संख्या में दूतों का स्वागत होता था, जिससे उसे ऐसा लगता था मानो वह सचमुच राजा बन गया हो। इसके अलावा ईशान को इन लोगों से मिलना पड़ा क्योंकि बिग मा के संरक्षण में आने वाले सभी देशों में एक चीज समान थी, अनोखी और स्वादिष्ट मिठाइयाँ। यहाँ तक कि उसकी मुलाकात एक ऐसे द्वीप से आए दूत से भी हुई जिससे वह परिचित था, बीबीक्यू द्वीप। जी हाँ, ग्रैंड लाइन में प्रवेश करते ही ईशान सबसे पहले इसी द्वीप पर रुका था। बीबीक्यू द्वीप पर विशेष रूप से शहद में भुना हुआ मांस मिलता था, जिसे वे सुरक्षा के बदले बिग मा को दिए जाने वाले कर के रूप में इस्तेमाल करते थे। अन्य द्वीप और देश भी ऐसा ही करते थे, जहां केक, कुकीज, चॉकलेट और अन्य वस्तुएं अक्सर बड़ी मात्रा में टनों में भेंट के रूप में दी जाती थीं। बेशक ईशान अब इन खाद्य पदार्थों को स्वीकार नहीं कर सकता था। वह कुछ वर्षों में मोटा आदमी नहीं बनना चाहता था। इसलिए इन दूतों से मिलते समय ईशान ने न केवल उन्हें सुरक्षा के लिए झंडे दिए, बल्कि मूल श्रद्धांजलि योजना को भी बदल दिया और श्रद्धांजलि के रूप में बेरीज को समान रूप से शामिल कर दिया। ईशान किराया वसूलने वाले लालची मकान मालिक की तरह व्यवहार नहीं करना चाहता था, लेकिन यह नियम है।
वह मना नहीं कर सकता था, क्योंकि इन लोगों के लिए अगर ईशान